डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 8 के पाठ में जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासार्थ प्रश्न, उनमें बहुचयनात्मक प्रश्नों को समझेंगे। बहुचयनात्मक का मतलब है जिसमें हमें चयन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि प्रश्न के लिए हमें 4 ऑप्शन उत्तर के रूप में दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना होता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा में हमारे प्रश्न पत्र में बहुचयनात्मक प्रश्न नहीं आएंगे। वहां सिर्फ छोटे क्वेश्चन जो कि 1 या 2 पंक्ति में जिनका उत्तर हमें लिखना होगा वो प्रश्न आएंगे। और आपको ये भी पता है ये पाठ 4 नंबर का है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का छोटा आएगा और एक बड़ा प्रश्न 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का ये अपना पूरा पाठ है। तो हमें यहाँ पर ये जो बहुचयनात्मक प्रश्न है, ये छोटे प्रश्न के रूप में जो कि 1 नंबर वाले प्रश्न है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेथेन में बंद कोण का मान होता है। अब ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि मेथेन में बंद कोण का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो है 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में इसके लिए हमारा जो पाठ है उस पाठ में जो कार्बन परमाणु की विशेषताएं दी गई हैं पहले पेज पर, और अगले पेज पर यहां आप देख पा रहे हैं किताब में कि मेथेन CH4 जो है मेथेन का ही सूत्र है, अणु सूत्र जो है इसका CH4 होता है मेथेन का। ए कार्बन को अपन मेथ कहते हैं और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लग गया, अनुलग्न एन होता है, तो मेथ प्लस एन तो मेथेन नाम हो गया। तो मेथेन में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और आप यहां देख पा रहे हैं कि एक कार्बन है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन यहां इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में ये जो कोण है ये और ये, यानी कि ये बंद और ये बंद, इन दोनों के बीच में जो कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो इस प्रकार से यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो बंद कोण है इसका मान 109 डिग्री 28 मिनट है। चलिए ये तो बात हुई हमारे पहले क्वेश्चन की। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। C5H10 हाइड्रोकार्बन है, तो C5H10, तो ये IUPAC नाम पूछ रहा है इसका कि C5H10 हमें सूत्र दे दिया गया है और इसमें इसका नाम क्या है, ये IUPAC नाम के बारे में हमसे पूछना चाहता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखिए IUPAC नाम के लिए आपको मैं 2 चीजें बता दूं। हमें एक तो कार्बन की संख्या को सबसे पहले लिखना है। कार्बन की संख्या के लिए हमें कम से कम 5 तक कार्बन की संख्या याद होनी चाहिए। जैसा कि आपकी किताब में यहां देखिएगा, मैं आपको पेज पे दिखाता हूं, ये रहा। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट। अब देखो यहां पर अपना क्वेश्चन था कि 5 कार्बन 5 है तो नाम तो इसका पेंट होगा, जो कि सभी के अंदर है इसका ऑप्शन। अब यहां पर बात आती है हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है वो इनके कार्बन के इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो मुख्य रूप से संतृप्त और असंतृप्त जो है उनमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन 3 भागों में बांटा गया है। एल्केन जो होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और अनुलग्न वहां पर एन लगेगा। एल्किन में डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में और इन लगेगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और अंत में आइन जुड़ जाएगा। अब रही बात, आप कहोगे सर हमें यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें इनका सूत्र याद करना पड़ेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। आप तीनों के सूत्र लिखिएगा। एल्केन का जो सूत्र है वो है CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर n का मतलब कार्बन की संख्या है और यहाँ पर भी n का मतलब अपन को वही संख्या लेनी है जो कार्बन की संख्या ली है अपन ने। तो देखिए इस फार्मूले से अपन करके देखें। मान लीजिए मैंने यहाँ कार्बन की संख्या 5 ले ली, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 × 5, यानी कि यहाँ इनकी संख्या ही 5 लेंगे अपन, +2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी कि C5 और H
12 होगा, जबकि अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन तो था C5H10 वाला, तो इसका मतलब ये एल्केन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये पेंटेन नहीं है। अगर यहां पर फार्मूला होता C5H12 है तब ये होता पेंटेन, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं दूसरे पर, एल्केन की बात हो गई, अब अपन बात करेंगे एल्किन की। तो एल्किन का जो सूत्र है उसमें ये रहा एल्किन, यहां CnH2n है, यहां देखिएगा मैं रखता हूं कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन के नीचे यहां पर 2 × 5, तो यहां आप देख पा रहे हो C5 और H10, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसका सूत्र हो जाएगा, एल्किन है तो एल्किन के लिए 5 कार्बन को पेंट और इन जोड़ देंगे आगे, तो पेंट प्लस इन तो क्या हो गया पेंटीन। तो आप अपने किताब में देखिए जो प्रश्न था C5H10, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। तो ये बोर्ड परीक्षा में आपके कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टा भी पूछ लेते हैं कि पेंटीन का सूत्र लिखिएगा, तो आपको पेंटीन का सूत्र इस प्रकार से लिखना है C5H10, या आपको अणुसूत्र दे दिया जाएगा और उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए अपन पेंटाइन की बात भी कर लेते हैं। पेंटाइन में वास्तव में क्या होता है कि एक संख्या और कम हो जाएगी, इसमें अपन -2 कर देंगे, देखो ये रहा CnH2n -2, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कार्बन की संख्या 5 रखी, H2 × 5, ठीक है, और -2 कर देना है, तो यहाँ पर C तो 5 हो जाएगा, परंतु 5 × 10 और 2 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा C5H10, तो ये हो जाएगा पेंटाइन, ठीक है। C5H8 है, ये H8 है, हाइड्रोजन के परमाणु 8 है, 5 × 10, 10 में से 2 घटा दिए तो 8 हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया पेंटाइन, ठीक है, जो कि अपन को यहाँ दिख पा रहा है पेंटाइन ये वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें से कोई भी एक सूत्र आ सकता है, यहाँ पर H12 होगा तो पेंटेन, H10 है तो पेंटीन, और ये H8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो पेंटाइन हो जाएगा, क्लियर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फ्रियोन 1,1 का अणुसूत्र, देखो दैनिक जीवन में उपयोगी जो कार्बनिक यौगिक हैं, हमने यहां पर एक पहले दैनिक जीवन में जो कार्बनिक यौगिक है अपन उसकी बात करेंगे, तो उसमें ये रहा अपनी किताब के अंदर दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक, उसमें पहला ही है ये फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। इसका नामकरण हमने एक वीडियो में समझा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन अपनी संयोजकता फ्लोरीन और क्लोरीन से करता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर जो एक्स का मतलब वो तो है कार्बन की संख्या में से 1 घटा देंगे -1, वाई का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या +1, तो इसमें हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं, इसलिए सब में 1 1 1 आएगा। और जेड का मतलब होता है कि अपने फ्लोरीन की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था वो था फ्रियोन 1,1। तो देखो ये वास्तव में क्या है, ये पहले इसके पहले 0 है, ठीक है ना, ये 3 संख्या होंगी, इसके पहले 0 है, यहाँ देखो 3 संख्या है, 1 1 2, यहाँ 1 1 3, तो यहाँ पर भी आप ये 0 लगा दीजिएगा, ठीक है, 0 है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका जो नाम है फ्रियोन 1,1 का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या -1, कार्बन कितने यहाँ पर, कार्बन 1 है तो 1 में से 1 घटाया तो 0 हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं तो +1 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा। जेड का मतलब है फ्लोरीन की संख्या, तो फ्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखो 1 है, क्योंकि आप जानते हो कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पर 1 तो फ्लोरीन हो जाएगा और 3 क्लोरीन हो जाएंगे। कैसे होगा, कार्बन के साथ में 1 फ्लोरीन जुड़ गया और ये 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका फ्रियोन का 1,1 जो है, इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CFCl3। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यह रहा फ्रियोन 1,1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CFCl3, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपको यह भी उल्टा पूछा जा सकता है, आपको अणुसूत्र दे दिया जाएगा और इसका नाम पूछा जा सकता है। चलिए अपन फिर इनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे हो कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो इसमें से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। तीसरा फ्लोरीन की संख्या 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 112, इसका नाम क्या है, फ्रियोन 112। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या है, 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन की संख्या +1, यहाँ 1 आएगा। तीसरा फ्लोरीन की संख्या 2 है तो 0 1 2, ये हो जाएगा अपना CF2Cl2 का। इसी प्रकार से अपन चौथे की बात करें, बोर्ड परीक्षा में कोई भी एक आ सकता है, वो जो टेबल दी गई उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए।
यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। हाइड्रोजन की संख्या +1, फ्लोरीन की संख्या कितनी है 4, तो 4 114, फ्रियोन 114 है, इसका ये सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये जो टेबल है इसको आप देखेगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो अणुसूत्र है और फ्रियोन का नाम है उनको समझा। चलिए फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन को दिया गया है वो है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये बहुलक वाला जो पॉइंट है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुलक जो है, बहुलक का मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे अपन बहुलक कहते हैं। और बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम बहुलक और प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का मतलब है जो प्रकृति में स्वतः बनते हैं, अपने आप बनते हैं। और कृत्रिम या संश्लेषित का मतलब होता है मनुष्य द्वारा जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो प्राकृतिक की बात कर रहा है। प्राकृतिक रबर जो है वो रबर जो है कि लेटेक्स से प्राप्त होता है। लेटेक्स का मतलब है एक पौधा है जिसके दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे अपन लेटेक्स कहते हैं या रबर क्षीर कहते हैं। उससे अपन रबर तैयार करते हैं और उसका जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है वो? आइसोप्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो चलिए अपन पाठ्य पुस्तक में इसको देखते हैं, कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा बहुलक के बारे में। बहुलक 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक की बात कर रहे थे अपन, प्राकृतिक के अंदर प्राकृतिक रबर की बात कर रहे हैं। और प्राकृतिक रबर जो है वो रबर क्षीर या लेटेक्स से प्राप्त होता है और इसका बहुलक आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह आइसोप्रीन का सूत्र आप देख पा रहे हो, ये रहा आइसोप्रीन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? देखो कार्बन जो है उसके 2 अपरूप है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में चलेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में अपन ध्यान दें तो कार्बन के अपरूपों का एक रेखाचित्र बना हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये रहा कार्बन के अपरूप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन जो है एक निश्चित ज्यामिति में हो, एक निश्चित संरचना में हो, उनके बंध कोण जो है एक निश्चित होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, तो क्रिस्टलीय अपरूप है। और अक्रिस्टलीय अपरूप की संरचना निश्चित नहीं होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। जैसे कोल है, कोक है, कास्ट चारकोल है, जंतु चारकोल है, काजल है, ये सारे अक्रिस्टलीय अपरूप के एग्जाम्पल है। परंतु यहाँ पर अपने सिलेबस के अंदर क्रिस्टलीय जो अपरूप है इनके बारे में ही विस्तार से बताया गया है। तो अपन इनके बारे में अपन देखें तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो हीरा, ग्रेफाइट और जो फुलरीन है उसमें जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, बाकी हीरा भी विद्युत का कुचालक है और फुलरीन भी कुचालक है, कोक भी कुचालक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि हीरा विद्युत का सुचालक क्यों नहीं है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। तो चलते हैं अपनी किताब में, पाठ्य पुस्तक में। हीरे में क्या होता है कि ये विद्युत का कुचालक है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है। तो यहाँ पर एक ही इसमें जो परमाणु है कार्बन परमाणु वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए विद्युत का कुचालक है या अचालक है। जबकि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत का ये क्या होता है, सुचालक होता है। तो हमें इसका लॉजिक अपन ने समझा, इसका कारण क्या है वो अपन ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी अपन ने पढ़ा था, प्राकृतिक रबर जो है ये नरम होता है, ठीक है। तो इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और इसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, ताकि टूटे नहीं, खराब नहीं हो, ठीक है, इसमें सल्फर गैस मिलाते हैं। सल्फर जो है, सल्फर को अपन गंधक भी कहते हैं। सल्फर के साथ इसको गर्म करते हैं, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वल्कनीकरण कहते हैं। और ये अपने इससे पिछला जो वीडियो था उसमें यहाँ जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके अंदर भी समझा था। देखो ये 20 का जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर के साथ इसको गर्म करते हैं, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो बहुलक वाला पॉइंट है जो अभी अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक रबर वाला, उसमें अपन को मिल जाएगा। ये रहा, आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक रबर में कि प्राकृतिक रबर की तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर इसको गर्म करते हैं, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन जो है कई बार अपना पहले भी रिपीट हो चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने समझा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लगन क्या होगा? तो देखिए इसके लिए अभी अपन एक टेबल के समझा था कि हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, वहां हमने देखा था कि एक सारणी दी गई थी। ये रहा वो, आप देख पा रहे हैं आईयूपीएसी पत्ती में।
कार्बन की संख्या यदि 1 है तो मेथ, 2 है तो ए, 3 है तो प्रोप। तो ये पूछ रहा है 3 है तो क्या होगा नाम उसका? पूर्व लगन। पूर्व लगन क्या हो जाएगा? ठीक है, उसका पूर्व लगन जिसको अपन पहले लिखेंगे वो इसका प्रोप। 3 कार्बन वाले को प्रोप कहते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस एल लगा देंगे अनुलग्न के रूप में। ठीक है, जो कि नीचे दिया गया है, देखो आप किताब में देख पा रहे हो अपने। ये रहा, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा जैसे प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा जैसे प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध है तो आयन लग जाएगा प्रोपाइन। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्या करते हैं, इन कार्बनिक यौगिक जो हैं इनका नामकरण करते हैं। और नामकरण में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पूर्व लगन और एक अनुलग्न। ठीक है, तो यहां ये पूछ रहा है कि कार्बन की संख्या 3 है तो क्या होगा पूर्व लगन इसका? प्रोप होगा। एथ होता है 2 कार्बन के लिए, ब्यूट होता है 4 कार्बन के लिए, पेंट होता है 5 कार्बन के लिए, प्रोप होता है 3 कार्बन के लिए। ठीक है, आपको ये कम से कम 5 या 6 तक याद रखने होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इनका आईयूपीसी नाम पूछा जाता है। आपको कोई भी एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला दे दी जाएगी और उसका आईयूपीसी नाम पूछ लिया जाएगा। यहां तो आपको 4 ऑप्शन है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां आपको इसका आंसर देना होगा। तो देखिए, आपको पहले बता दूं नामकरण करने का तरीका क्या है, नियम क्या है, वो अपन ने पहले पढ़ रखा है। सबसे पहले तो अपन कार्बन की संख्या देखेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोप बोलते हैं। तो देखो सब में प्रोप है, प्रोप इसमें भी है, इसमें भी है, प्रोप है, प्रोप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी अपना क्वेश्चन प्रोप वाला था भी है। अब दूसरा अपन इसमें देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड आ रखा है एक, तो इसका मतलब प्रोप के आगे इन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ेगा? इन। तो देखो इसमें प्रोपिन है, ठीक है, इसमें भी इन लगा है, इसमें भी प्रोपिन है, इसमें भी प्रोपिन है। ये 2 बातें तो हो गई। तीसरा अपन को ध्यान रखना है कि इसकी काउंटिंग किधर से होगी, गिनती किधर से होगी। ठीक है, तो देखो गिनती करने के लिए आपको मैं नियम बता दूं। अगर मान लीजिए देखो यहाँ पर एक क्लोरीन प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं? यहाँ पर वास्तव में क्या था, यहाँ हाइड्रोजन के 3 परमाणु थे। ठीक है, यहाँ क्लोरीन नहीं था, परंतु यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु निकल गया, हट गया यहाँ से, और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया। तो हाइड्रोजन 2 हो गए और एक क्लोरीन जुड़ गया। तो ये जो दूसरा परमाणु जुड़ा है हाइड्रोकार्बन के अलावा, उसे पर प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, मेथिल समूह हो सकता है, ये सारे प्रतिस्थापी समूह है। तो कहने का मतलब हम यहां पर देखो जो गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे, अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तब तो अपन काउंटिंग करेंगे प्रतिस्थापी समूह की दर से। इधर प्रतिस्थापी समूह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इधर से दे देंगे। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें अपन काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से किनारा है, किनारा नजदीक है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 नंबर पे है, यहाँ पर ये 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, परंतु अपन काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो अपन काउंटिंग यानी कि गिनती, नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से किनारा जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के नजदीक होता है। ठीक है, इधर से चलेंगे तो यहां देखो काफी दूरी पर है डबल बॉन्ड, इसलिए अपन इधर से काउंटिंग करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले अपन प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। देखो क्लोरीन के लिए अपन शब्द यूज कर लेंगे क्लोरो, अगर आयोडीन है तो आयोडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ठीक है, मेथेन है तो मेथिल समूह, एथेन है तो एथिल समूह, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो कार्बन नंबर 3 पे क्या है? 3 क्लोरो। ये तो बात होगी प्रतिस्थापी की। अब देखेंगे अपन इसमें डबल बॉन्ड कहां है। डबल बॉन्ड देखो अपन काउंटिंग करते हैं तो नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 1 प्रो प्लस डबल बॉन्ड होने के कारण इन जोड़ देंगे, प्रो प्लस इन तो प्रोपीन, 1 प्रोपीन। क्या नाम होगा इसका? 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, यानी कि कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन जुड़ा है 3 क्लोरो, और कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इन जुड़ेगा, लेकिन कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, तो प्रो प्लस इन 1 प्रोपीन। इस प्रकार से आईयूपीसी नाम जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमें इन आईयूपीसी के नाम करने के लिए मैंने आपके अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं। एल्केन का अलग है, एल्किन का अलग है, और एल्काइन का अलग है, तीनों के अलग अलग वीडियो है, उनको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो। और आगे भी जो अपन अगले वीडियो के अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को समझेंगे, वहां पर भी आईयूपीसी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आइसोब्यूटेन का आईयूपीसी नाम लिखिए, और लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके अंदर भी आईयूपीसी के नाम दिए गए, वहां भी अपन समझ लेंगे। और इसी प्रकार से हमें जो निबंधात्मक प्रश्न है उनके अंदर भी अपन यहाँ पर इनके जो आईयूपीसी नाम है उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनको समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने एक एक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से समझा, जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।